एपिसोड 357। हम आगे बढ़ते हुए अब उस मकाम तक पहुंच चुके थे जहां से चढ़ाई शुरू होती थी और फिर बर्फीला मैदान था। ठंडी हवा हड्डियों में उतरती महसूस हो रही थी। जैकेट भी उस सर्द लहर को रोकने में नाकाम थी। सीने के सामने वाला हिस्सा पूरी तरह भीग चुका था और बर्फ की ठंडक सीने को छेद रही थी। हम आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। अभी हमने 2-3 कदम ही बढ़ाए थे कि कानों में आवाज गूंजी। आ गए। हमें पूरी उम्मीद थी कि तुम वक्त पर पहुंच जाओगे। शायद आने वालों ने रियासत खान को मुखातिब किया था। जी, हम वक्त पर आ गए थे। सुबह भी इधर आए थे लेकिन आप नहीं पहुंचे थे। हम पहले देखते हैं कि कोई और तो साथ नहीं है। जब अच्छी तरह इत्मीनान हो जाए तब आते हैं। इस मौसम में इधर कौन आएगा? मकामी लोग जब आबादी खाली कर जाते हैं तो कोई यहाँ क्या करने के लिए आएगा? यह आवाज जीदे की थी। कभी कभी कोई मुहिम जो आ जाता है ट्रैकिंग के लिए। इधर हम लोगों ने कुछ लोगों की आमद महसूस की है। कोई नजर नहीं आया लेकिन पैरों के निशानात नजर आए हैं। जी हाँ, एक पार्टी ऊपर से आई थी लेकिन रुकी नहीं, नीचे की तरफ चली गई। तुमने उन्हें जाते देखा था? जी हाँ। उनकी नजर तुम लोगों पर पड़ी? नहीं, वो हमें दूर से आते हुए नजर आए थे कि हम लोग खाली घर में छुप गए। अच्छा ये बताओ कि जो सामान मैं तुम लोगों को दूंगा उसे लेकर कैसे जाओगे? हम 2 काफी हैं, उठा लेंगे उसे। उठाने की जरूरत नहीं है, मैंने स्लैश नुमा गाड़ी तैयार करा ली है, उसे बासानी खींच लोगे। क्या उसे शहर तक ले जाना है? नहीं, उसे कहीं लेके नहीं जाना। उसमें जो सामान है उसे गारों में रखना है। ढूंढ ढूंढ कर गारों के अंदर ये वाला पैकेट रखना है। शायद उसने कोई पैकेट दिखाया था। ये वाला पैकेट निकाल निकाल कर गार में रखना है। उसने क्या दिखाया ये तो मैं नहीं देख सका, लेकिन अंदाजा हो गया कि वो कोई धमाका खेज मवाद है। तभी दूसरी जानिब से फिर वही मनहूस आवाज उभरी। और फिर परसों ऐन उस वक्त जब बर्फ का तूफान उठे तो ये रिमोट दबा देना, लेकिन खुद को किसी महफूज मकाम पर रखना। अब मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि वो कोई टाइम बॉम्ब टाइप की चीज थी। ये बहुत खतरनाक बात थी। मैं अंदर तक कांप उठा, इसलिए कि अगर ऐसा हो जाता तो बहुत ज्यादा तबाही फैलती। हम उनके इतने करीब आ चुके थे कि उनकी नजर पड़ सकती थी, इसलिए लेट गए। मुझे लेटते देखकर सफीर भी लेट गया। ये काम बहुत अजियत वाला था। जैकेट 1 मिनट में शराबोर हो गई और सर्द लहर पूरे जिस्म में दौड़ने लगी। अब मैं पूरी दिलजमी से आगे की जानिब सरक रहा था। अब वो मुझसे बमुश्किल 1 फरलांग की दूरी पर था। अगर मैं खड़े होकर दौड़ सकता तो उसे दबोच चुका होता, लेकिन मजबूरी थी। मुझे यह भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ से सरहदी पट्टी कितनी दूर है। नो मैन लैंड एरिया कहाँ से शुरू होता है। आमतौर से हर सरहदी पट्टी पर ऐसे निशानात लगा दिए जाते हैं जो सरहद की निशानदेही करते हैं, लेकिन उन पहाड़ों पर कहीं भी ऐसे निशानात नहीं थे जो बॉर्डर की निशानदेही करते। इसलिए मैं एहतियात बरत रहा था, क्योंकि वो दौड़कर अपनी हुदूद में चला जाता तो मैं भी उसके ताक़ुब में दौड़ पड़ता और फिर एक नई कहानी शुरू हो जाती। वैसे मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो तकरीबी कार्रवाई के लिए आया है। मैंने सरकने की रफ्तार बढ़ा दी। मैं आगे बढ़ता जा रहा था। मेरी तेज रफ्तारी का मुकाबला सफीर ना कर सका, इसलिए वो भी काफी पीछे था। वो अपने साथी के साथ वापस मुड़ा था कि मैं अपनी जगह खड़ा हो गया। मुझे खड़े होते वो शख्स ना देख सका, लेकिन जब मैं दौड़ा तो वो सूरत से पलटा, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। मैं उसके सर पर पहुंच चुका था। उसे भी खतरे का एहसास हो गया था, इसलिए वो दौड़ा, लेकिन मेरे साथ मेरा जज्बा था, इसलिए वो नाकाम रहा। मैंने हवा में उछलकर सर से उसकी पीठ पर टक्कर मारी। वो टक्कर लगते गिरा था कि मैं उस पर सवार हो गया। वो नीचे और मैं ऊपर था। मैंने उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश की कि वो मछली की तरह फिसल गया। साथ ही साथ उठकर खड़ा भी हो गया कि मैंने उसकी जैकेट पर हाथ डाल दिया। वो अपनी जैकेट को छुड़ाने के लिए झटका मारना चाहता था कि मैंने उसे सामने की जानिब खींच लिया। उसका सर आकर मेरे सीने से टकराया कि मैंने घुटने से उसके टांगों के बीच ज़रब लगाई। वो चीखता हुआ दोहरा हो गया। उसका साथी भागने की कोशिश करता कि सफीर उस पर आन पड़ा। वो दोनों भी गत्थम गत्था हो गए। मैंने अपने मद्दे मुकाबिल की नाक पर सर से टक्कर मारी और साथ ही अपना पसंदीदा दाव चला दिया। जूडो का यह दाव खतरनाक तो था ही, लेकिन अगर मद्दे मुकाबिल भी उस दाव को जानता तो उसके तोड़ में दाहिनी जानिब झुक जाए तो दाव चलाने वाले के लिए मुश्किल पड़ जाती है। लेकिन यह वक्त उन बातों पर गौर करने का नहीं था। मैंने उसे कमर पर लादकर जमीन पर दे पटका। उस धोबी पटके ने रही सही कसर निकाल दी। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि मैंने उसके मुंह पर एक किक मारी। इससे पहले कि वो संभलता, मैंने एक और ठोकर मारी और फिर मारते ही चला गया। पता नहीं वो कैसा एजेंट था जिसे अपना बचाव भी ना आता था और वो पिटता चला जा रहा था। कुछ ही देर में मैंने उसे गिरा दिया। उसे बेहोश देखकर मैंने खुद को रोक लिया। सफीर अपने शिकार को मुसलसल मार रहा था। उसने शिकार की हालत बुरी कर दी थी, कहीं वो मर ना जाए, इसी डर से मैंने कहा, सफीर अब बस कर दो। अभी मेरा जुमला खत्म भी ना हुआ था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ पर गुर्स पड़ा हो। मैं झुकता चला गया। उसी वक्त मेरी कमर पर बूट की ठोकर लगी और मैं आगे की सिमत औंधे मुंह गिरा, लेकिन मैं गिरते आगे की सिमत फिसलता चला गया। बर्फ की वजह से यह काम आसान हुआ था क्योंकि मैंने खुद को आगे की सिमत झूला लिया था। मैं समझ गया था कि मेरे पैदर पर वार्डों से संभलने का मौका नहीं दिया था। उसने धोखा देने के लिए बेहोश होने की एक्टिंग की और मैं उसके झांसे में आ गया, जिसकी वजह से मेरे पिटने की बारी आ गई। मगर मैं हलवा नहीं था कि कोई भी खा ले, इसीलिए मैंने आगे फिसलकर खुद को संभाला और झटके से खड़ा हो गया। खड़े होते एक और जस्त भरी। उस जस्त ने मुझे उससे दूर कर दिया। अब मैं खड़ा हो चुका था।
पूरी तरह संभल चुका था कि उसने फ्लाइंग किक चलाई। उसका निशाना मेरा सीना था। मैं बैठ गया। लात मेरे ऊपर से गुजर गई। मैंने झुकी हुई हालत में ही पांव चलाया जो सीधा उसके पेट में लगा। उसकी करह सुनते मैंने फुर्ती से टांग ऊपर की सिम घुमाई जो निशाने पर लगी। शायद उसने मुझे आम फाइटर समझा था। मैं जिस तरह बर्फ पर कदम जमाए हुए उसे ठोकरों से उड़ा रहा था, यह उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए वो बार बार उठने की कोशिश करता, मगर संभलने से पहले उस पर मेरी ठोकर पड़ जाती। अगर वो इसी तरह बेहोश बना पड़ा रहता तो शायद उसकी बचत हो जाती, मगर उसने उठकर गलती की। यही नहीं, उसने दूसरी गलती ये की कि उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं उसको मार रहा था। आखिरी बार मैंने दाहिनी एड़ी पर जोर डालकर बाएं पैर को उठाकर पूरी कुव्वत से चक्कर फेरी खाई थी। मेरी घूमती हुई लात उसकी दाहिनी पसली पर पड़ी और वो बर्फ की वजह से फिसलकर दूर जा गिरा। मैंने उछाल भरी और उसके जिस्म पर कूदा। ये बार उसके लिए हलाकत खेज साबित हुआ और उसकी चीख दूर तक गूंजी। अंधेरे की वजह से मैं पूरी तरह देख नहीं पाई कि उसकी हालत क्या है। मैंने रियासत को आवाज दी, टॉर्च चलाओ। वो अब तक खामोश तमाशाई बना खड़ा था। उसने फुर्ती से टॉर्च रोशन की। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तो मैं चौंक उठा। दुश्मन वतन का सर ढलका हुआ था और मुंह से खून जारी था जो बर्फ पर दूर तक फैल गया था। मैंने आगे बढ़कर उसके सर को हिलाया, लेकिन उसके जिस्म में कोई जुम्बिश ना हुई। मैंने उसकी नाक पर उंगली लगाकर सांस चेक करने की कोशिश की, फिर दिल की धड़कन महसूस की, लेकिन तमाम अलामात नफी में थी। सफीर, ये तो गया काम से। खसकम जहां पाक, अच्छा हुआ एक दुश्मन तो कम हुआ। फिर उसने अपने शिकार को ठोकर मारी। इसका अंजाम देख लिया ना, अब तेरी बारी है। हम आपके पैर पड़ते हैं, हमें जाने दे। जरूर जाने देंगे, लेकिन पहले अपने बारे में बताओ। यहाँ नहीं, इसे खींचकर अपने झोपड़ी नुमा हेडक्वार्टर में ले चलो, वहां अब्दुल्ला ज्यादा आसानी से मालूमात उगलवा लेगा। मैंने कहा तो जीदे और रियासत ने फुर्ती दिखाई और उसे डंडा डोली के अंदाज में उठाया और फिर हम सब वापसी के सफर पर रवाना हो गए। जल्द हम अपने मरकज पर पहुंच गए। अब्दुल्ला ने कैदी को देखकर अंदाजा लगा लिया कि हम उसे क्यों लेकर आए हैं। उसने रियासत से कहा, इसे वहां लिटा दो और मेरे बैग से प्लास निकाल कर लाओ, ताकि मैं इसका एक एक दांत निकाल कर देखूं, कहीं किसी तरह झूठ तो छुपा नहीं रह गया है। सफीर की मार ने उस आदमी को पहले अधमुआ कर दिया था। रही सही कसर उसके साथी की मौत ने पूरी कर दी थी। अब जो उसने सुना कि अब्दुल्ला उसके दांत निकालेगा तो वो बाज़ाब्ता रोने लगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी माँ, मुझे जाने दे, अब हम कभी पाकिस्तान नहीं आएगा। अबे चुप, वरना तेरी बूढ़ी माँ पर भी हमें रहम नहीं आएगा। पहले ये बता कि तू यहाँ करने के लिए क्या आया था। सरकार, हमारी ड्यूटी सिंह साहब के साथ थी, हमको उनकी सहायता करना थी। अच्छा, सिंह था वो? क्या नाम था पूरा उसका? अखिलेश्वर सिंह नाम था उनका। बहुत बहादुर था, पता नहीं कैसे आपसे मार खा गया। तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? हम नहीं जानते जी, सिंह साहब हमें हुक्म ला कर देते हैं। अबे तुम सब नाम तो खूब रखते हो, सिंह यानी शेर और दिल चूहे जैसा। हमारी कौम का मामूली आदमी भी कभी ऐसे नहीं रोता। हमको पहले बता दिया गया है कि आप लोगों का ISI जिसको पकड़ लेता है उसका भुर्ता बना देता है। फिक्र मत करो, हम तुम्हारा भुर्ता नहीं बनाएंगे। अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो चटनी जरूर बना देंगे। ना सरकार, ना, दया करो हम पर, हमारे बच्चे जिंदगी भर तुमको दुआ देंगे। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों का प्रोग्राम क्या था? हमको पूरी बात नहीं मालूम, सिर्फ इतना जाना था कि यहाँ टाइम बम फिट करना है ताकि वो ब्लास्ट हो और बर्फ का सैलाब पूरे इलाके को तबाह कर दे और रास्ता बन जाए। ये इलाका कौन सा है? मैंने रवानी में एक अहमकाना सवाल कर दिया। वो हैरत से मुझे देखने लगा। मैं समझ गया कि वो शक में पड़ गया है कि मैं ISI का होकर भी इलाका नहीं पहचानता। तीर कमान से निकल चुका था, अब उसे संभालना जरूरी था। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ताकि तुम्हें जांच सकूं। मैंने जल्दी से कहा, ओह अच्छा, ये बिल्तर ग्लेशियर का इलाका है, आगे ऊपर है। अच्छा, तो तुम इस पूरे इलाके को जानते हो, फिर कहते हो कि मैं पहली बार आया हूँ। सरकार, बात यह है कि मैं ऐसे किसी काम के लिए पहली बार इतना अंदर आया हूँ, वरना ग्लेशियर के नजदीक से भी एक छोटी सी बस्ती है जहाँ ग्राहक बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मैं वहां कई बार आ चुका हूँ। सामान खरीदते खरीदते पूरे इलाके को तबाह करने पर उतरा है। मैंने गुस्सैले लहजे में कहा, क्योंकि जो कुछ उसने बताया था वो कोई मामूली बात ना थी। मैं हिलकर रह गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बर वक्त भेज दिया और मैंने साजिश को नाकाम बना दिया। मैंने उसके मुंह पर तमाचा मारा। इस तखरीबकारी का प्रोग्राम किसने बनाया था? एक एक का नाम बता। मुझे आज सुबह हुक्म दिया गया था, शायद ऊपर से ऑर्डर आया था, मुझे ज्यादा मालूम नहीं। हम पर कृपा करें, जीवन भर दुआएं दूंगा मैं आपको। तुझे छोड़ दूंगा, ये वादा है मेरा, लेकिन तुझे मेरा काम करना होगा। जी बोले। जितने भी टाइम बम है उनको तुम वापस ले जाओगे और अपने इलाके में जाकर फिट कर दोगे। जी कर दूंगा। और नहीं किया तो? आप खुद सोचें, कोई ISI से झूठ बोल सकता है? हमारे यहाँ मशहूर है कि ISI वालों की मदद करने के लिए मुसलमान पीर फकीर जाप करते रहते हैं। अच्छा खैर, छोड़ो सब कुछ, और ये बात याद रहे कि अगर तुमने मेरे कहे पर अमल नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर के हर आदमी के लिए स्पेशल अमल करूंगा और कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए जो बैग तुम लेकर आए हो उसे उठाकर ले जाओ और अपने इलाके में ले जाकर उसे फिक्स कर दो। मैं ऐसा ही करूंगा, बस आप मुझे छोड़ दें। अब ऐसा करो कि सो जाओ,
صبح بیگ لے کر نکل جانا۔ نہیں جناب، اگر میں صبح گیا تو کام نہیں ہو پائے گا، سب جاگ رہے ہوں گے، رات کے سمے اندھیرے میں کوئی دیکھ نہیں پائے گا کہ میں بیگ لے کر واپس آ گیا ہوں۔ پتہ نہیں وہ رہائی کے لیے جلدی کر رہا تھا کہ وعدہ نبھانے کی جلدی تھی۔ اس کی بےتابی دیکھ کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا جو وعدہ کر کے جا رہے ہو اسے پورا کرنا ہے۔ میں بھگوان کی سوگن کھا کر آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ماتری بھومی کو پیار کرتا ہوں، اس سے غداری کروں گا تو اس کا پراشچت تو ہونا چاہیے نا۔ جو کرنا چاہو کرتے رہنا، لیکن مجھ سے جو کہا ہے اسے ضرور پورا کرنا، ورنہ گھر میں گھس کے ماروں گا۔ یہ فلمی ڈائلاگ نہیں ہے، جیسے کھیم کرن میں گھس کر مارا تھا ویسے ہی دہلی میں گھس کر ماروں گا۔ مجھے وشواس ہے کہ آپ ایسے ہی کریں گے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا وچن نبھاؤں گا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہاں سے بارڈر کتنی دور ہے؟ وہ تو بہت دور ہے، اگر پیدل چلا جائے تو 1 دن لگ جاتا ہے، لیکن یہاں سے ایک ایسا گاؤں ہے جہاں ہم آتے جاتے رہتے ہیں۔ پہلے ہم راجستھان آتے جاتے تھے، اب ادھر سے راستہ بنا رہے ہیں کیونکہ ادھر چائنا بھی نزدیک ہے اور خطرہ بھی کم ہے۔ چائنا کا مال آسانی سے لا کر ہیلی کاپٹر سے لے جا سکیں گے۔ راستہ بن جائے گا تو اور بھی آسانی ہو جائے گی، یہاں سستا مل جاتا ہے، اس لیے ہم مہینے میں ایک بار آدھا راستہ ہیلی کاپٹر پر اور باقی راستہ برف گاڑی پر پھر پیدل چل کر آتے ہیں۔ ہم میٹ لینے ہی آئے تھے کہ پیچھے سے آلیکور سنگھ جی آ گیا۔ اس نے کہا کہ اسے کوئی سامان دینا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس سے پہلے بھی ہم غریب لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر چھوٹا موٹا کام کراتے رہے ہیں، اس لیے میں راضی ہو گیا تھا۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ رات میں حکم آیا تھا۔ جب ہم ادھر آتے ہیں تو وائرلیس پر بوتھ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ سنگھ کے آتے ہی ہمارے باس کا بھی حکم آ گیا تھا۔ میں نے وسیم کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی مرہم پٹی کر دینا۔ نہیں، اگر مرہم پٹی کرا کر گیا نا تو میرے لوگوں کو شک ہو جائے گا، مجھے بس ایسے جانے دیں۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، میں نے کہا اور اپنے بیگ کی طرف جھک گیا۔ میں اس پر ڈکٹا فون دیکھ رہا تھا لیکن ملا نہیں۔ اتنے میں اس کی آواز آئی، میں جاؤں؟ ہاں جاؤ۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، اصل میں اب وہ میرے کسی کام کا نہیں تھا، جو پوچھنا تھا پوچھ لیا تھا، اب اسے رکھنا بیکار تھا۔ پھر مجھے کوفتی ہو رہی تھی کہ ڈکٹا فون آتے وقت رکھا تھا لیکن اس وقت نہیں مل رہا تھا۔ اگر مل جاتا تو میں اس کے لباس میں چھپا دیتا، اگر مل جاتا تو میں اس کے لباس میں چھپا دیتا۔ وہاں جتنی باتیں ہوتی وہ میں بآسانی سن لیتا، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے زپ بند کی اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ ایک نقطے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ جو وعدہ کر کے گیا ہے وہ پورا کرے گا، مگر بارود تو ہمارے یہاں سے چلا گیا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شہر پہنچ کر کسی طرح یہ خبر فوج تک پہنچا دوں گا کہ دشمن اب ایسی سازش پر اتر آیا ہے جو عام نظر میں قدرتی آفت لگے۔ اب تک وہ دریاؤں میں پانی چھوڑ کر سیلابی ریلے کی صورت میں تباہی پھیلاتا رہا ہے اور اب اس نے نیا راستہ اختیار کر لیا ہے، اس پر نظر رکھی جائے۔ بھائی میاں اب سو بھی جاؤ، ہمیں صبح یہاں سے نکلنا ہے۔ سفیر نے کہا تو میں ہوش کی دنیا میں آیا اور بستر کی طرف بڑھ گیا۔ تھکن اور پھر اطمینان، اس لیے لیٹتے ہی نیند کی رانی نے مجھے باہوں میں بھر لیا اور میں بے خبر ہو گیا۔ کتنی دیر سویا اس کی خبر نہیں، جاگا تو رات نے صبح کا چولا اوڑھ لیا تھا۔ وسیم اور سفیر بھی اٹھ چکے تھے۔ عبداللہ بھی کپڑے تبدیل کر رہا تھا اور وسیم سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ ارادہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ارادہ کیا، بس نکل چلتے ہیں۔ پتہ نہیں کون کون کس کس کی راہ دیکھ رہا ہوگا، اب تو ایک ایک پل گزارنا سفیر کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ وسیم نے کہا تو سفیر غرا کر پلٹا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ساتھی کی یاد دلا رہی ہے، جاتے کہ ساتھی کو تیرا مزاج پوچھے گی۔ خدا کا خوف کھاؤ، یہ کیوں نہیں کہتے کہ مونا کا خوف سر چڑھ کے بول رہا ہے، جاتے ہی وہ پوچھے گی کہ کرایا آوارہ گردی۔ عبداللہ ہنسنے لگا، اللہ کے بندو، بھوکے پیٹ کیسے چل سکو گے؟ کچھ کھانے پینے کا سامان ہو جاتا تو اچھا تھا۔ میں نے کہا، حضور کے گوشت گزار کر دوں کہ صرف چاول پڑے ہیں، ان کو پکاتا تو کھاتا کون، اس لیے سوچا کہ اب نکل لیا جائے تاکہ جلد از جلد کسی آبادی تک پہنچا جا سکے۔ سفیر نے کہا، آبادی ہے کتنی دور؟ اس کا نہ تمہیں پتا ہے اور نہ مجھے، اور اس آبادی کا بھی حال تو یہ نکلا ہے۔ یہ علاقہ گلیشیر سے متصل ہے، اس لیے لوگ گاؤں خالی کر گئے ہیں، لیکن نچلے سے لوگ اس خطرے سے مبرہ ہوں گے، اس لیے قوی امید ہے کہ وہاں کھانے پینے کا سامان وافر مل جائے گا، اور اگر نہیں ملا تو ہم پانی پی کر گزارا کر لیں گے۔ وسیم نے ہنس کر کہا اور قدم بڑھا دیے۔ ریاست خان، جیدے، اللہ ڈنو اور اس کا چوتھا ساتھی صغیر بھی ساتھ تھا۔ وہ سب ایک رات میں ہمارے معتقد ہو گئے تھے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ اب وہ غلط کام کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ غلط کام کرنے والے ہی ملک دشمن قوتوں کے شکار بنتے ہیں۔ ریاست خان فطرتاً شریف آدمی تھا، وہ کسی مجبوری میں غلط لوگوں کے ساتھ شامل ہوا ہوگا، اس لیے اتنی جلدی مان گیا تھا۔ اس کے ساتھی بھی خوف یا عقیدت سے ہماری تعظیم کر رہے تھے، ہمارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ہم نے صبح کے وقت سفر شروع کیا تھا اور اس وقت سورج سر پر پہنچ گیا تھا، لیکن کسی آبادی کا نشان نظر نہیں آیا تھا۔ ہر طرف پتھریلی چٹانیں اور بے آب و گیا میدان مل رہے تھے۔ سورج کی گرمی دماغ کو پگھلا رہی تھی، پیاس کی شدت اب پریشان کرنے لگی تھی۔ گو کہ صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، لیکن پانی کی طلب زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ ریاست خان کے لیے یہ علاقہ نیا نہیں تھا، وہ برابر آتا جاتا رہا تھا، اس لیے وہ جدھر کہتا ہم ادھر مڑ جاتے۔ اب اور کتنا چلنا پڑے گا؟ عبداللہ نے کراہتی آواز میں پوچھا۔ مر کیوں رہے ہو؟ انشاءاللہ موت کو پیچھے دھکیلنا جانتے ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا،
अगर हुआ तो हम तुम्हारी शादी किससे कराएंगे? वसीम ने उसकी पीठ पर धप जमा कर कहा, अब अगर हाथ चलाए ना तो जवाब में कराटे का हाथ चला दूंगा। मुझे क्या कमजोर समझा हुआ है? इस बार अब्दुल्ला की आवाज जिंदगी से भरपूर थी। मैं समझ गया कि वो ड्रामा कर रहा था। रास्ता तो वाकई शैतान की आदत बनता जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और ना ही कोई बस्ती दिखाई दे रही है। मैंने ऊंची आवाज में कहा ताकि रियासत खान भी सुन ले। हमने उस पर एतमाद तो कर लिया था, लेकिन वो काबिल भरोसा है भी या नहीं इस बारे में मेरी हतमी राय कायम नहीं हुई थी। उसके लहजे से तो सच्चाई झलक रही थी, मगर वो ड्रामेबाजी भी कर सकता था। हर बार वो यही कहता था कि बस अब हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई आबादी नजर नहीं आई थी। इस इलाके की यही खराबी है, बेआबाद जमीन ज्यादा है और आबादी दूर दूर है। रियासत खान ने कहा, अहमकों की जन्नत में रहने वालों, कभी सोच कर देखना, आंखें बड़ी नेमत है। थोड़ा सा गौर कर लो तो वो सामने हरियाली नजर आ जाएगी। खेत वहीं होता है जहां नजदीक में आबादी होती है। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वसीम ने कहा तो मैंने भी उस तरफ देखा जिधर उसने उंगली से इशारा किया था। वाकई पहाड़ियों से परे दूर दूर तक खेत नजर आ रहे थे, हरे भरे लहलहाते खेत और खेतों से काफी दूर छोटे छोटे झोंपड़ी नुमा घर। मैं खुश हो गया। सूरज अपना सफर तमाम कर चुका था। सुबह से हम मुसलसल चल रहे थे। अब कहीं जाकर आबादी नजर आई थी। हमारे कदम खुद ब खुद तेज हो गए। वो एक छोटी सी आबादी थी। वहां पहुंचते उन लोगों ने हमें हाथों हाथ लिया। कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि वो सब मेहमान नवाज भी हैं। उन्होंने ये तक न पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, कौन हो। उतरा हुआ चेहरा देखा और खाने पीने का सामान ले आए। भूख के आलम में मीठी रोटी और शहद और मक्खन ने बहुत मजा दिया। हम सब ने दिल भर के खाया और पानी पिया। जरा होश आया तो पूछा कि कौन सा इलाका है, यहाँ से नजदीक कौन सा शहर है? नगर है ना, बस कुछ दूर है। अभी आराम करें, कल सुबह आपके लिए नगर जाने का इंतजाम हो जाएगा। नगर पहुंचने का मतलब था कि हम गिलगित पहुंच गए और गिलगित से पिंडी के लिए सवारी की कमी नहीं थी। मेजबान ने आराम का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। बाद में पता चला कि वो रियासत को कई बार मेहमान ठहरा चुका है। बदले में रियासत उसको कुछ रकम दे जाता था। मेजबान हमें आराम का बोलकर चला गया। जब दुश्मन का कोई वाकिफकार आराम का कहे तो उसे शख्स से देखना जरूरी है। मैं बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन होशियार था। रियासत वाली पिस्तौल अब मेरे पास थी। अगर कोई ऊंच नीच होती तो मैं मुकाबला कर सकता था। थकन का असर सब पर था। खुद मेरी आंखें भी बंद हो रही थीं। बाकी सब के सब सो चुके थे, लेकिन मैं जाकर भी नहीं सो पा रहा था। पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स इशारा कर रही थी कि कुछ होने वाला है। रह रहकर मेरा दिल जोर से धड़क उठता था। अब यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी नहीं थी। ऊपर यह मसला होता है, लेकिन अब हम जिस इलाके में थे वहां ऐसा कोई मसला नहीं था। इसलिए दिल की धड़कन बेतरतीब क्यों हो रही थी यह समझ में नहीं आ रहा था। मैं इसी पर गौर कर रहा था कि मेजबान आ गया। उसने आते ही कहा, एक बंदे की हायरूफ है, वो अपने रिश्तेदार को लेकर गिलगित अस्पताल जा रहा है। अगर आप कहें तो मैं उससे बात करूं, वो आपको नगर पहुंचा देगा। कितने आदमी उसके साथ? 4 लोग हैं, मरीज समेत। और हम 7 हैं। उस हाईरूफ में इतने लोग कैसे आएंगे? आधे लोग आसानी से जा सकते हैं, मरीज के अलावा उसके तमाम लोग पायदान पर खड़े हो जाएंगे। आपके आदमी बैठ जाएंगे। आधे लोग जाकर क्या करेंगे? नगर से किसी सवारी का इंतजाम करके लाएंगे। बात माकूल थी। मैंने सफीर, वसीम और अब्दुल्ला से कहा कि वो चले जाएं। वो लोग उस हाईरूफ में चले गए। अभी गए हुए आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि मेजबान फिर आ गया। उसने बताया कि अभी अभी एक सुजुकी गिलगित से आई है और वो वापस जा रही है। अगर आप चाहें तो उससे बात कर लें। उसे वापस तो जाना ही है। चलो ठीक है, कर लेता हूँ बात। मैं उसके साथ बाहर आया। मेरे साथ रियासत खान भी बाहर आ गया। हम तीनों सामने वाले उस घर की तरफ बढ़ने लगे जहां एक सुजुकी खड़ी थी, बिल्कुल नहीं, चमचमाती हुई। जैसे ही हम उस घर के दरवाजे पर पहुंचे, एक शख्स बाहर आया। उसने पहले मकामी अंदाज में झुककर सलाम किया, फिर मुझसे बोला, अंदर आ जाएं। मेहमानों के लिए आरिफ शाह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हम उसके साथ अंदर आए। वो एक बड़ा सा कमरा था जिसको फर्शी नशे से सजाया गया था। कई गाँव तकिए लगे थे। अंदर 2 आदमी बैठे थे। हमें देखते हुए खड़े हो गए और हाथ मिलाने के बाद बोले, तशरीफ रखिए। हम भी उनके नजदीक ही बैठ गए। तब वो बोला, आप लोग शायद इस इलाके में पहली बार आए हैं? जी हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? उसका लहजा भी पख्तूनों जैसा था। पिंडी से। मेरा नाम इमदाद शाह है। बाहर जो सुजुकी खड़ी है वो मेरी है। मैं अरसा 2 साल से गिलगित में ही रह रहा हूँ। पहले मैं कराची में टैक्सी चलाता था, फिर यहाँ आ गया और अब गिलगित में रहकर किराए पर सुजुकी चलाता हूँ। मैंने भांप लिया था कि वो कनकियों से रियासत खान को देख रहा है। गो कि अभी तक उसने रियासत को मुखातिब नहीं किया था, लेकिन उसका अंदाज बता रहा था कि वो उसे पहचानता है। ये कोई ऐसी अहम बात नहीं थी। उसने बताया था कि वो अरसा 2 साल से गिलगित में ड्राइवरी कर रहा है, तो यकीनन कभी न कभी रियासत खान उसकी वैगन या सुजुकी में बैठा होगा। और हाँ, ये भी बता दूं कि मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। अगर आप मुझसे राब्ते में रहेंगे तो फायदे में ही रहेंगे। लेकिन हम तो यहाँ से गिलगित जाएंगे और गिलगित पहुंचते पिंडी के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको हम जाने देंगे तभी तो आप जाएंगे ना। गिलगित में तो हम 1-2 रोज मेहमान रखेंगे ही आपको। उसने हंसते हुए कहा। उसके अंदाज पर मैं चौंक पड़ा, लेकिन उसने फौरन तशरीह कर दी। असल में पिंडी, लाहौर या कराची से जब भी कोई आता है तो ऐसा लगता है कोई मेरे घर से आया है। मैं उसे 1-2 दिन मेहमान जरूर ठहराता हूँ। कब तक वापसी का इरादा रखते हैं आप?
जिस काम से आया था वो तो हो ही चुका है, अब वापसी का सोच रहा हूँ। कितनी देर में चलेंगे? बस ये समझ लें कि आप आए कि हम निकले। उसका अंदाज़ गुफ्तगू पख्तून था, लेकिन वो अल्फाज का ज़ख़ीरा रखता था, खूब लच्छेदार बातें करता था। शायद ये कराची में वक्त गुजारने का नतीजा था। ठीक है, मैं अपना बैग ले आऊँ, फिर निकलते हैं। मैं खड़ा हो गया। मुझे खड़े होते देखकर मेज़बान भी उठ खड़ा हुआ। हम बातें करते हुए घर से बाहर निकले, फिर वहां से सीधा उसके घर पहुंचे। जीदे वगैरह को साथ लिया और वापस उसी घर में आ गया। इमदाद शाह जैसे इंतजार में बैठा था, मुझे देखते ही घर से बाहर निकल गया। उसने फौरन ही गाड़ी स्टार्ट की और हम नए सफर पर चल पड़े। वही पथरीले रास्ते, सांप की तरह बल खाती सड़क। मेरे साथ रियासत खान बैठा था। पीछे वाली सीट पर जीदा, अल्लाह डिनू और चरसी जैसी सूरत वाला सगीर था। उसके पीछे खाली जगह पर इमदाद शाह का बंदा उकड़ू बैठा था, जैसे वो उस किस्म के सफर का आदी हो। वो भी बिल्कुल चुप था। जीदे वगैरह तो वैसे ही मुझसे मरूब थे। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि एक साथ अब्दुल्ला, वसीम और सफीर को नहीं भेजना चाहिए था। वो लोग साथ रहते तो सफर मजीद खुशगवार हो जाता। मैं विंडो स्क्रीन से बाहर नजरें जमाए बैठा था। काफी देर बाद गाड़ियां गुजर रही थी। ऐसा लगता था कि इधर कम कम ही गाड़ियां आती हैं। मैंने इमदाद शाह से पूछा, नगर अब कितनी दूर है? बस थोड़ा सा फासला रह गया है। इस गांव से नगर का फासला इतना तो नहीं होगा। हमें सफर करते हुए घंटा गुजर चुका है। इतनी देर में तो हम गिलगित पहुंच जाते। हम गिलगित ही तो जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो नगर जाना है। नगर जाकर क्या करेंगे? इमदाद ने अजीब से लहजे में कहा, मेरे कुछ साथी वहां सवारी का इंतजाम करने गए हैं। अच्छा, तब तो हमें नगर की तरफ ही मुड़ना चाहिए था, और हम काफी आगे आ गए हैं। पर आप फिक्र न करें, मैं अगले मोड़ से इस तरफ मुड़ जाऊंगा। फिर उसने रियासत खान की तरफ देखकर कहा, रियासत खान मुझे जानते हो? नहीं, अब जान लोगे। फिर इमदाद शाह ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा और अपने साथी से बोला, साहब जी का कुछ ख्याल ही कर लो। अभी कर देता हूं। ये कहकर उसने थर्मास उठा लिया। तुम गाड़ी रोक लो, तभी तो मैं इधर आऊंगा। इमदाद शाह ने गाड़ी रोक ली तो वो थर्मास लेकर पीछे से उतरा और मेरी तरफ वाली खिड़की पर आया। उसके दूसरे हाथ में गिलास था। मैं यही समझा कि वो कोई मशरूब देना चाह रहा है। मैंने अपनी साइड वाली खिड़की से सर बाहर निकाला ही था कि उस मरदूद ने उस गिलास में भरा मशरूब मेरे चेहरे पर फेंका। पता नहीं उसमें क्या चीज थी कि मेरे चेहरे पर जलन होने लगी, आंखों में तेज सी मिर्चें लगी। तभी रियासत की आवाज सुनाई दी, ओए ये क्या किया? मैं भी तुझे इसका मजा चखाता हूं। इमदाद शाह की आवाज आई। यही वो आखिरी आवाज थी जो मैंने सुनी, क्योंकि फिर मैं होशो हवास से बेगाना होता चला गया। पता नहीं मैं कितनी देर तक बेहोश रहा, इसलिए कि जब होश आया तो मैंने खुद को एक अंधेरे कमरे के फर्श पर पाया। हर तरफ अंधेरा था। पहला ख्याल जो मेरे दिल में आया वो ये था कि कहीं मैं अंधा तो नहीं हो गया, मगर नहीं। हल्का हल्का सा मंजर नजर आया। शायद रात हो चुकी थी और कमरे में रोशनी का कोई इंतजाम ना था। मैंने उठना चाहा, तब एहसास हुआ कि मैं बंधा हुआ हूं। मजबूत रस्सियों से जकड़ दिया गया था। मैंने गर्दन घुमानी चाही तो बराबर में कोई और भी था। मैंने बगौर देखा तो समझ आई कि वो रियासत खान है जो अब तक होश से बेगाना है। मैंने कसमसा कर रस्सी की मजबूती का अंदाजा करना चाहा तो पता चला कि प्लास्टिक की डोरी से बांधा गया है। हाथ को धीरे धीरे मुंह तक लाने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने सोचा था कि दांतों की मदद से रस्सी खोल लूंगा, लेकिन ये कोशिश रायगा गई। अभी हाथ सीने तक ही पहुंचा था कि दरवाजा खुला और बाहर की रोशनी अंदर आई। बाहर लाइट जल रही थी। साथ ही चट की आवाज उभरी और कमरा रोशनी से जगमगा उठा। सामने इमदाद शाह था और उसके साथ दो बंदे और थे। उनमें से एक खासा मजबूत आदमी था, जिस्म कसरती, बाजुओं की मछलियां उभरी हुई। वो मुझे खूंखार नजरों से देखने लगा कि इमदाद शाह की आवाज आई, अच्छा तो तुम जाग गए हो, अब जो पूछा जाए तोते की तरफ फरफर शुरू कर देना। मैंने एक नजर उन सब पर दोबारा डाली। सबके चेहरे दरिश थे। सभी चेहरों से जराइम पेशा लग रहे थे। पहले आप ये बताइए कि मुझे सजा किस बात की दे रहे हैं? सजा इस बात की कि तुम रियासत खान के साथ पाए गए हो और रियासत खान का जुर्म बहुत बड़ा है। वो मुजरिम है तो हमें सजा क्यों दे रहे हो? इसलिए कि उसे जो काम सौंपा गया था वो उसने पूरा नहीं किया। वो ऐसा आदमी नहीं था, जो वादा करता उसे पूरा जरूर करता था। ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने गद्दारी की है, और ऐसा इसलिए हुआ कि तुमने उसे बहकाया है। हमें सगीर ने पूरी कहानी सुना दी है, इसलिए हमारा फैसला है कि इसकी सजा दी जाए। किसी ने कहा तुमने यकीन कर लिया। सगीर तो खुद चरसी है, उसने चरस की तलब में झूठ बक दिया और तुमने यकीन कर लिया। मैं तो इस इलाके में बिल्कुल नया हूँ, सैर के लिए आया था। रास्ता भटक गया कि रियासत ने मदद का वादा कर लिया और मैं उसके साथ हो लिया। झूठ बोलता है कि क्या कर उसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पे चढ़ दिया। थप्पड़ इतना सख्त था कि मुंह के अंदर दांत तक हिल गए। मैं पहले से तैयार नहीं था। उसने यकायक हमला किया था, इसलिए चोट जबरदस्त लगी। शायद जुबान दांतों तले आ गई थी। मुंह में कड़वाहट खुल गई। मैंने कड़वाहट कम करने के लिए फर्श पर थूका तो लाली साफ नजर आई। साफ साफ बता दे, वरना चमड़ी ऐसी हो जाएगी कि इस पर पेवंद भी नहीं लगेगा। उसने जुमला मुकम्मल करके नहायत फुर्ती से जूते की नोक से मेरे सीने पर ठोकर मारी। ठोकर इतनी शदीद थी कि मैं उलट गया, बिस्तर से नीचे जा गिरा। इमदाद ने अपने साथी से कहा, इसे सीधा करो, वरना मैं इसके सीने पर खड़े होकर डांस शुरू कर दूंगा। बड़ा सुरमा बनकर आया था यहाँ, अभी एक एक रेशा अलग करता हूँ। इमदाद शाह का लहजा कुछ ऐसा था कि अच्छे अच्छों को पसीना आ जाए।
लग ही नहीं रहा था कि ये वही बंदा है जो मुझे गांव में मिला था। इस वक्त वो किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। मैंने सच बोला है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं क्या कह सकता हूँ। ओए उठाओ इसे, इमदाद ने अपने बॉडी बिल्डर साथी से कहा। वो आगे बढ़ा और उसने मुझे कपड़ों से पकड़कर खींचा और उठाने की कोशिश की। मैंने अपने पाँव पर जोर डाला ताकि आसानी से उठ जाऊं। उसने खींचकर मुझे बिठा लिया। सीधे सीधे बोल, तू किस एजेंसी का बंदा है, वरना मार मार कर खाल में भुसवर दूंगा। देख भाई, सीधे सीधे सब बोल दे। उस्ताद का दिमाग फिर गया ना तो समझ ले तू हमेशा के लिए माजूर हो जाएगा। बॉडी बिल्डर ने मशवरा दिया। मैं तो अब तक समझ ही नहीं पाया हूं कि ये पूछने का चाहते हैं, मैं बताऊं क्या। इमदाद ने उसे डांटा। अपने काम से काम रख। ऐसा कर, रियासत खान ने अभी तक सबक नहीं लिया है, इसे उठा। वो ऐसे ही आंखें बंद किए पड़ा है जैसे मैं अंधा हूं, देख नहीं रहा कि वो उठ चुका है। बॉडी बिल्डर ने रियासत को गिरेबान से पकड़कर खींचा और फिर गुर्राया। सीधी तरह बैठ जा, अब तेरा नंबर है। मुझे जो काम दिया गया था वो मैंने पूरा कर दिया है। बकवास बंद कर। रात साहब जी का पैगाम आया है कि जिस बंदे को भेजा गया था उसे एजेंसी वालों ने पकड़ लिया था। वो बड़ी मुश्किल से निकल पाए हैं। एजेंसी वालों को कैसे खबर हुई ये तू बताएगा। ये गलत खबर है, कोई बंदा आया ही नहीं था। मैं रियासत की हिम्मत की दाद दे रहा था, वो हौसले से काम ले रहा था। उसने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की थी जो उसे बुज़दिल या टूट जाने वाला साबित करते। अगर तू सच्चा है तो फिर सगीर की बात को किस खाने में फिट करूं। सगीर झूठ बोल रहा है। झूठ तू बोल रहा है, और तेरे साथ जो शख्स है ना, यही एजेंसी का बंदा है। इसकी तो मैं बोटी बोटी अलग करूंगा और हर बोटी एक एक बात बताएगी। अगर मुझे नहीं जानता तो जान लेगा, मैं एजेंसी वालों का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि कोई आया ही नहीं था। एक बार साहब जी से मेरी बात कराओ, मैं खुद उनसे बात करना चाहता हूं। साहब जी अब तुझसे बात नहीं करेंगे तो ठीक है, मेरी बात मुर्शिद जी से कराओ, वो भी तुझसे बात नहीं करना चाहते। उन्हें खबर दो तो कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं। अभी तो मैं तेरी वो खबर लूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। इमदाद ने हंसकर कहा। तो मैं आज तक मैंने हजरत जी के पास देखा नहीं, और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम उनके खास मुरीद हो। लाओ फोन मुझे दो, मैं खुद उनसे बात कर लेता हूँ। फोन भी दूंगा। रहा सवाल कि तुमने मुझे उनके पास नहीं देखा, तो मैं कोई आम बंदा नहीं हूं। मुर्शिद जैसे कई बंदे मेरे आगे पीछे घूमते हैं। मुर्शिद जैसे लोगों से हम काम लेते हैं। मुझे हैरत हुई कि एक मामूली बंदा मुर्शिद जैसे शख्स के लिए ऐसा कह रहा है, जो खुद में एक दुनिया था, सियासत का बाजीगर, कुव्वत का खजाना, शैतानियत में सबसे आगे। तो क्या मुर्शिद खानका की तबाही के बाद बिल्कुल सिफर बन गया है, या फिर ये गेम खेल रहा है। बात उलझी हुई थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। ऐसा लगता था कि ये खुद एजेंट है और मुर्शिद को फंड देकर काम ले रहा है। अगर ऐसी बात है तो उसके मतलब यह है कि दुश्मन ने अंदर तक अपना जाल फैला लिया है और इस जाल को तोड़ना निहायत जरूरी है। काम बहुत बढ़ गया था। उस्ताद पहले से टटोल ले, मुझे ये ज्यादा अहम लगता है। बॉडी बिल्डर ने इमदाद शाह को मशवरा दिया तो वो फिर मेरी जाने मुतवज्जो हो गया। मुझे अंदाजा है तू बहुत अहम बंदा है, अब जल्दी से शुरू हो जा। मैं क्या बताऊं, जो सच था वो बता दिया। मैं इतना ही बोल पाया था कि उसने मेरी नाक पर पंच मारा। गो के पंच हल्का था, फिर भी तकलीफ का शदीद एहसास मेरे अंदर दर्द की लहर दौड़ा गया। अभी मैं इस दर्द को सह भी ना पाया था कि उसकी मकरू आवाज आई। रियासत को ले जाकर उल्टा लटका दे, 1-2 घंटे में इसका मिजाज खुद सही हो जाएगा। बॉडी बिल्डर ने उसे किसी बच्चे की तरह गोद में उठाया और फिर बाहर निकलते चला गया। उसके जाने के बाद इमदाद शाह बोला, हाँ भाई सूरमा, अब तू भी शुरू हो जा। मैं अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूं, और क्या बताऊं। समझ गया, ऐसे बताते हुए शर्म आ रही है, अभी इलाज करता हूं। उसने अपने एक साथी को इशारे से बुलाया। इसे जहन्नुम का दरवाजा दिखाना पड़ेगा, शाबाश शुरू हो जाओ। उन दोनों ने मुझे बिस्तर से उतारा और फिर दरवाजे तक ले गए और उससे लगाकर खड़ा कर दिया। मेरे दोनों हाथ इसी तरह जकड़े रहे। उनमें से एक ने मेरे हाथों की बंदिश को ढीला किया। मेरे लिए एक नादिर मौका था। मैंने बंधे हुए पैर की परवाह किए बगैर हाथ चला दिया। मुझे इमदाद शाह से स्फूर्ति की उम्मीद न थी। उसने हवा में उछलकर मेरे चेहरे पर बूट का भरपूर वार किया। यकीनन मेरी नाक का भुरता बन गया। उसके बाद दोनों साथियों ने इसी तेजी से मेरी दोनों कलाइयों में बंधी रस्सी को पकड़ा और खींचकर छत से लटकती रस्सी से बांध दिया, जैसे ये इनका मामूल हो। अबे रस्सी खींच, इमदाद ने झिड़का। उन दोनों ने छत की रस्सी को खींचना शुरू कर दिया। अब मेरे दोनों हाथ ऊपर उठ गए थे। अभी और खींचना है, इसका कद भी तो देख। उन दोनों ने रस्सी को मजीद खींचा। अब मेरे हाथ इतने बुलंद हो चुके थे कि बगलों में खिंचाव महसूस होने लगा था। मैं पूरी तरह रस्सी के सहारे खिंचा हुआ था। पहले दाहिने पैर को एहतियात से, ये पैर चलाने में एक्सपर्ट है। एक बंदे ने रस्सी का फंदा फेंक कर मेरे दाहिने पैर को बांधा और फिर पहले से बंधी रस्सी को खोल दिया। अब मेरे दोनों पांव अलग अलग हो गए थे। उस बंदे ने दाहिने पैर से बंधी रस्सी को ले जाकर बेड के पाए से बांध दिया। उनमें दूसरा बंदा जो बाहर निकल गया था वो एक कनस्तर के साथ वापस आया। उस कनस्तर में मिट्टी भरी हुई थी। उसने कनस्तर को मेरे दाएं जानिब रखा और फिर बाएं पैर की रस्सी को उस कनस्तर से बांध दिया और उसे खींचकर फासले पर रख दिया। ये एक ऐसा जुल्म था जिसकी अजियत का अंदाजा मुझे बाद में हुआ। मेरे पैर दोनों सिंध में खिंच गए थे। टांगे ऐसे चिरी हुई थी कि पूरा वजन कलाइयों पर पड़ रहा था।
پیر پر وزن ہی نہیں تھا۔ میری حالت دیکھ کر امداد شاہ نے کہا، ابھی 9 بج رہے ہیں، ہم باہر بیٹھ کر تاش کھیل رہے ہیں، جب تمہارا دل کرے کہ سچ بتانا ہے تو مجھے آواز دے لینا۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا باہر نکل گیا، اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی باہر نکل گئے۔